Okay, let's start. People will keep joining. Screen is visible. Am I audible? I need some confirmation. आवाज आ रही है मेरी? सुन सकते हैं मुझे और स्क्रीन नजर आ रही है? Okay, great. Um, we discussed this example. I'm removing this example for you guys. This is core physics example. तीन examples हमने देखे. Now, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस भी होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट या फंक्शन की सेंस समझ आ गई है तो अब उसको डिनोट करना, उसकी नोटेशंस को समझना, ठीक है. मैथमेटिक्स में वी कन्फ्रंट. आई जस्ट टोल्ड यू वन एग्जाम्पल इन डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ यूजर्स और इस तरह, ठीक है. तो वी कैन हैव मोर एग्जांपल्स इन डेटा साइंस. उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक जनरलाइज्ड किस्म की नोटेशन चाहिए, ठीक है. तो उस नोटेशन को समझने के लिए या उनको नोट करने के लिए हमें एक जनरलाइज किस्म की नोटेशन, सो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो नोटेशन क्या है. आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर इफ वी हैव कैन हैव मोर एग्जांपल्स, बट लेट्स कंटिन्यू. चलिए. सो यूजुअली वी यूज दिस नोटेशन. ये आपको नजर आ रही है. y इज इक्वल टू एफ ऑफ x. इसको हम रीड कैसे करते हैं? रीड एज, इसको जो पढ़ा जाता है फॉर एग्जांपल वो इस तरह: y is equal to f ऑफ x. सो इसमें तीन चीजें आप देख रहे हैं. एक y है और f है और x है, जो तीन लेटर्स हैं, ठीक है. x रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. आप उनको इनपुट्स भी बोलते हैं, ठीक है. यूजुअली नंबर्स होते हैं, ठीक है. एक नंबर्स ये हो गए जो रिलेट होंगे दूसरे नंबर्स या वेरिएबल्स हैं y, ठीक है. तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, रिलेशन है. अब वो रिलेशनशिप क्या है, उस रिलेशनशिप की मीनिंग या वो कैसा रिलेशनशिप है? Kabar mawali de khane rena. Wiziri chuna hafal miya khane pesiri yar gida mona gadi to. Langadi da khaira mangya na. Yani ka irshad na bingal gal. Aune. Irshad na bingal. Janu ti fakta na. Oh janu. Lip pota bas yo. O desu. सो एक्स और वाई, इनपुट्स, आउटपुट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स. एक्स उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम इनपुट्स दे सकते हैं इस फंक्शन को. किसी ने पूछा था डोमेन. तो अगर सारे एक्स कलेक्ट कर लें जो इस फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में हम इनपुट्स दे सकें, तो उनको डोमेन कहा जाता है, एक सेट में रख के. वाई आउटपुट्स जो डिपेंड कर रहे होंगे एक्स पे. एक्स की वैल्यू अगर हम 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, तो वाई उसी हिसाब से आउटपुट आएगा, ठीक है. 1 के हिसाब से अलग आएगा, 2 के अलग अलग, 3. डिपेंड करता है ऑफ कोर्स के एफ क्या है, उसकी तरफ हम अभी आते हैं, ठीक है. तो उन सारे वाइस को कलेक्ट कर लें तो वो आपका सेट बन जाएगा और उस सेट को रेंज कहा जाता है, ठीक है. अब इनके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय दिस एफ, ठीक है. विच रिप्रेजेंट्स फंक्शन या उस फंक्शन की नेचर, ये वो क्या कर रहा है, कैसा रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है. आप उस एफ को रूल भी कह सकते हैं अगर कोई रूल वाली डेफिनेशन फॉलो कर रहा है. प्रोसेस भी बोल सकते हैं. उस एफ को मशीन भी कह सकते हैं कि जो इनपुट मशीन ले रही है और आउटपुट दे रही है. एक्स इनपुट ले रही है, वाई आउटपुट दे रही है, ठीक है. एफ डिफरेंट होगा. डिफरेंट एग्जांपल्स जो आप फंक्शंस के देखते हैं, तो वो आपके इनपुट्स पे ना डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. वो ऑपरेशन परफॉर्म करके ऑफ कोर्स फिर आउटपुट देता है ना. जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं. सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर.
अब ये फंक्शन, ये रूल, ये प्रोसेस, ये मशीन कुछ ऐसी मशीन है, इसमें अगर आप एक्स इनपुट देते हैं तो वो उस इनपुट को क्या करता है, उसका स्क्वायर फाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स की जगह 1 आपने इनपुट दिया तो ये हो जाएगा f(1) इज इक्वल टू 1 पावर 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है। और अगर दूसरा आपने इसमें इनपुट दिया है f(2), ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। सो फंक्शन इन दोनों एग्जांपल्स, सब एग्जांपल्स, पर्टिकुलर एग्जांपल्स में सेम है। उसकी तबीयत फंक्शन की, उसकी नेचर, उसका रूल, उस मशीन का फंक्शन आपको पता है क्या है, प्रोसेस आपके जहन में है क्या है, क्या जहन फंक्शन है कि जो भी इनपुट हो उसको वो क्या कर रहा है। कौन बताएगा? ये फर्स्ट एग्जांपल, एफ जो है वो क्या कर रहा है आप हमारे इनपुट्स के साथ। आवाज ठीक है अभी? कौन डिपेंड यस सर। करता है? ये जो फंक्शन है, पहला एग्जांपल, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें इस फर्स्ट वन में, सही है, एफ जो है वो क्या चीज इनपुट के साथ, क्या ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर रहा है, क्या चीज उस पर कर रहा है, कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। आपको ये फर्स्ट एग्जांपल नजर आ रही है सबको? f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। तो यस सर, आवाज आ रही है। अम, ये तो आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, आवाज आ रही है, तो आप ये बताएं कि इस पहले एग्जांपल में f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जो फंक्शन f है वो इनपुट के साथ क्या कर रहा है, कौन सा ऑपरेशन, कौन सी मशीन है f इनपुट x के साथ वो क्या कर रही है, कौन सा प्रोसेस कर रहा है उस पर। उस इनपुट को स्क्वायर कर रहा है फंक्शन, वो मशीन इनपुट को अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर रही है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एफ उसकी नेचर है कि इनपुट के साथ स्क्वायर, इनपुट इनपुट को स्क्वायर, जो भी उसमें इनपुट आएगा ना, 1 आए, 2 आए, 10 आए, तो वो जस्ट उसका स्क्वायर बना के आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप दूसरा एग्जांपल लेंगे, f(x) इज इक्वल टू 4x, तो ये जो 4x है ये आपको फंक्शन की नेचर है, उसकी तबीयत है, उसका प्रोसेस है, वो आपको एक्सप्लेन करके बता रहा है कि इनपुट के साथ ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इनपुट के साथ, फंक्शन को, फंक्शन जो है वो इनपुट को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल है, वो इनपुट को हाफ कर देता है और आउटपुट दे देता है, मतलब जो भी इनपुट होगा उसका आउटपुट सिंपली इनपुट का हाफ होगा। ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है एग्जांपल, और इससे और भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे ऑफ कोर्स। क्या कर रहा है इनपुट के साथ, 2 मल्टीप्लाई करके उसमें 10 ऐड कर रहा है, एड्स 10, ठीक है, नंबर 10 उसमें ऐड कर रहा है 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो दिस इज व्हाट दिस फोर्थ एग्जांपल ऑफ फंक्शन डज, या उसकी जो डेफिनेशन है। नोटेशन ये है कि हम मैथमेटिक्स में इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को, ये जो चार आपने देखा, एक्स स्क्वायर, 4x, x/2, 2x+1,
ये डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनके प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, तो इनको जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन इंट्रोड्यूस की जाती है मैथमेटिक्स में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एस यहाँ पर जनरली इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है, y आउटपुट्स को, f उस फंक्शन को, उस मशीन को, उस रूल को, ठीक है, जो कि इनपुट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हो। इज दिस क्लियर? अब प्लीज साथ में बोलते जाएं, स्टे अटेंटिव, अदरवाइज ये होगा कि आई विल सिंगल आउट यू गाइस नाम लेके, जो कि अच्छा नहीं लगता मुझे भी कि मैं नाम लेके आप लोगों को बोलूँगे। ठीक है, सो ओके, लेट्स मूव नोटेशन। वी स्टार्टेड विथ 4 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, तो अब हम उन्हीं की तरफ आते हैं, 4 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस की तरफ। ठीक है, ओके, सबसे पहली जो रिप्रेजेंट, कहाँ थे हम? यहाँ पर है, ठीक है। सो सबसे पहली जो रिप्रेजेंटेशन है, ये स्लाइड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि इसकी ये फॉर्मल डेफिनेशन है जो बिल्कुल प्योर मैथमेटिकली डेफिनेशन होती है। फंक्शन इज अ रूल दैट असाइंस ईच एलिमेंट x in the set of domain D exactly one element called f of x in the set E, set of range E। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ फॉर्मल डेफिनेशन है, और इसमें एफ एक्स डी और एफ ऑफ एक्स जिसको वाई भी कहा जाता है, ठीक है, और ई, इनको एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, सो लेट्स मूव, दिस इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, a symbol that represent a function f, ठीक है, f उसकी फंक्शन की नेचर या तबीयत बताती है, इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। एफ ऑफ एक्स को डिपेंडेंट कहा जाता है। um, ऊपर जो एग्जांपल था, फर्स्ट वन, ए एग्जांपल सर्किल वाला, उसमें आर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए जो एरिया ऑफ सर्किल है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, so this is first notation, or in short, इसको first way of representation ये कह सकते हैं, y is equal to f of x। this is robust, लेकिन abstract notation होती है ये काफी, सही है। f of y is equal to f of x मतलब के फार्मूला के फॉर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में वो लिखी जाती है। जैसे ये 4 एग्जांपल्स आपने 4 रिप्रेजेंटेशंस देखी थी, 4 डिफरेंट फंक्शंस की। तो दिस इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, किस फॉर्म में? एक्सप्रेशन या फार्मूला के फॉर्म में। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि इनपुट देते हैं आपको, इट्स इट्स क्लियर। ओके, दिस इज अगेन डोमेन और रेंज, ये हमने एक्सप्लेन किया था। This is second, let's say, representation. Let me just number these. Give me the first, or this is second. Another way to represent picture या represent a function is by arrow diagram। अब इसमें representation ये होती है कि एक तरफ किसी ज्योमेट्रिकल शेप में, लेट्स से सर्किल में, या इस तरह आप सारे नंबर्स लिखते हैं जो दूसरे नंबर्स के साथ रिलेटेड हैं, वो हम इस तरफ लिखते हैं, और उनकी जो रिलेशनशिप है हर नंबर का दूसरे नंबर के साथ, वो एक एरो के साथ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और नीचे उसकी इस तरह नोटेशन। अब आप समझ सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं कि अगर इस तरफ वाला ये जो शेप है, इसमें अभी तो सिर्फ 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, जो कि 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स ए, और एक खाली छोड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल। खाली पर्पसफुली छोड़ा हुआ है कि हम, फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास 100 नंबर्स का 100 डिफरेंट नंबर्स के साथ रिलेशनशिप हो, तो ये एरो जो है वो उसको इतना आसानी से इस मतलब रिप्रेजेंटेशन में हम उसको नहीं लेके आ सकते, नहीं लिख सकते। 100 नंबर्स को फाइंड करना कि भाई
x1 x2 x3 x4 x70 किसके साथ रिलेटेड है वो फाइंड करना, x90 किसके साथ है, 100, अगर 100 से ज्यादा 1000 हो जाए तो फिर और मामला. So this just show the drawback of this kind of representation. मगर अगर थोड़े से आपके पास नंबर्स हैं और वो थोड़े और नंबर्स के साथ रिलेटेड हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से वर्क करती है. लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर होती है इस रिप्रेजेंटेशन की, कि क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सा नंबर किसके साथ रिलेटेड है. ठीक है, उसका आउटपुट क्या आता है अगर इनपुट ये हो तो. लेकिन इट वर्क्स फॉर स्मॉल सेट ऑफ इनपुट एंड स्मॉल सेट ऑफ आउटपुट्स. ठीक है, पहली रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी कही कि दिस इज वेरी रोबस्ट, वेरी जनरलाइज्ड. हर टाइप का फंक्शन, कितने भी इनपुट्स हो, जस्ट एक आप इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं. जैसे ये 4 एग्जांपल थे, एक्स स्क्वायर. अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x. इसका मतलब है 4x ये आपका पूरा फंक्शन डिफाइन करता है, उसकी नेचर बताता है, प्रोसेस बता देता है कि आप जो भी इनपुट देंगे उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके आउटपुट ले सकते हैं. मतलब ऐसे नंबर्स आपस में रिलेटेड होंगे कि जो एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा उसका 4 गुना हो. 1 इज रिलेटेड विथ 4, 5 is related with 20, 100 is related with 400, 90 is related with 360, 50 is related with 200 and so on. ठीक है, तो इस तरह अगर उनका 4 गुना हो, जुम हो, नंबर बड़ा हो, तो वो आपस में रिलेटेड है. ये 4x आपको ये क्लियर पिक्चर बता देता है सारे नंबर्स के लिए, इनफाइनाइट बड़े नंबर्स हो. तो दिस इज रोबस्ट. ये थोड़ी सी मतलब लिमिटेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन है दूसरी. ठीक है, तीसरी रिप्रेजेंटेशन होती है रिलेशन के फॉर्म में, जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. सही है, इस तरह सेट में लिखते हैं आप. ये है तीसरी रिप्रेजेंटेशंस. द मोस्ट कॉमन मेथड टू विजुअलाइजिंग आर रिप्रेजेंटिंग. ठीक है, नंबर 3. और इसको मैं अनदर वे टू रिप्रेजेंट नंबर 2. ठीक है, और ये हमारी थी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन. ये तो यहाँ ऑलरेडी फर्स्ट लिखी. ठीक है, ओके. So this is third one. Representing a function is its graph, not graph but relation. ठीक है, right. Going back, I need to adopt this. Now, relationship में कैसे, relationship pairs, उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. एफ इज अ फंक्शन विथ डोमेन डी. मतलब डोमेन डी का मतलब है कि जो नंबर्स रिलेट किए जाने हैं दूसरों के साथ वो आपने सेट डी में रखे हैं. देन इट्स ग्राफ इज, या जो रिलेशन होगा, कनेक्शन होगा, जो आप वर्ड बोलते हैं, इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स दिस वन. ठीक है, और ये उसमें आपके ऑर्डर पेयर्स हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑर्डर पेयर है बीच में. बी इसको मैं रेड भी कर देता हूँ, और इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने के लिए इजी हो. दिस इज एक्स्ट्रा x, this one, and then ठीक है. अच्छा, ये मैं अंडरस्कोर इसके अंडरलाइन खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है. एक्स कामा एफ ऑफ एक्स, ये ऑर्डर पेयर्स हैं. ये एक और आएगी. ठीक, शेरसन प्लीज बिहेव. ऑर्डर पेयर्स एक्स और एफ ऑफ एक्स. इसमें ऑर्डर पेयर में जो पहला यहाँ नंबर होगा, ठीक है, जैसे एक्स लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इनपुट. एफ ऑफ एक्स जो है वो आउटपुट. इसका पर्टिकुलर एग्जांपल ये हो सकता है कि ये ऑर्डर पेयर है 1, 1. ठीक है,
और दूसरा आर्डर, इसमें बेसिकली सारे आर्डर पेयर्स आते हैं, और जनरली हम आर्डर पेयर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, 2, 3, 9, और ये 3 डॉट शो करते हैं कि इस तरह के इनफाइनाइट आर्डर पेयर्स हैं। और इसको जनरली आर्डर पेयर रिप्रेजेंटेशन इसकी ये होगी कि आप लिखते हैं इस तरह, और ये आर्डर पेयर आ गया। पहला इसका होगा एक्स, दूसरा एफ ऑफ एक्स, जो कि फॉर एग्जांपल इक्वल है, इसमें ये वाले आर्डर पेयर्स हैं एक्स, और जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमें 3 डॉट्स या इस तरह की कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। ये आर्डर पेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी इनपुट हो वो उस नंबर के साथ रिलेटेड होगा जो उसका स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 10 है तो वो रिलेटेड होगा 100 के साथ, अगर 9 है तो 81 के साथ, अगर 1 है तो 1 के साथ, 2 है तो 4 के साथ, इस तरह, या वो एक्सक्लूसिवली इन ऑर्डर पेयर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब ये देख रहे होंगे कि दिस रिप्रेजेंटेशन अगर ये हम इस फॉर्म में लिखें तो ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हमने पहले वो रोबस्ट टाइप ऑफ ये वाली लिखी थी रिप्रेजेंटेशन, दिस वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें यह है कि यहाँ पर जस्ट हमें ये डिफाइंड करने की जस्ट जरूरत है कि वो फंक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन अगर सारे ऑर्डर पेयर्स लिखें देन इट्स आल्सो फाइन। और ये सारे ऑर्डर पेयर्स चूंकि अगर इनफाइनाइट है तो हम लिख नहीं सकते 3 डॉट्स, बट दिस अगेन वर्क्स वेल, ये उस वक्त अच्छा लगता है या बेहतर अंडरस्टैंडिंग देता है जब हमारे पास फाइनाइट इनपुट्स और फाइनाइट आउटपुट्स हैं। तो ये हमें जो है वो 3 डॉट्स हटा के, फॉर एग्जांपल 10 इनपुट 10 आउटपुट्स हैं तो 10 आपने ऑर्डर पेयर लिखे, दिस इज वंडरफुल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर इनफाइनाइट हैं तो या तो हमें इन 3 डॉट्स का सहारा लेना पड़ता है या हमें उसको अगेन जनरलाइज नोटेशन में लेके जाना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल जस्ट फंक्शन का लेके उसको रिप्रेजेंट किया है। अदरवाइज डिफरेंट एग्जांपल 4x भी हो सकता है, 2x+10 भी हो सकता है, 4x-1 भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है। ये तीसरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अच्छा, चौथी रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ्स में, ठीक है, मतलब ज्योमेट्री में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल, अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की ये होती है कि एक शेप बनाते हैं, यूजुअली उस शेप को कर्व कहा जाता है, ठीक है। दो वेरिएबल्स का रिलेशन फंक्शन होता है ना, उस ग्राफ में हमारे पास उन दोनों वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो रेफरेंसेस होते हैं। जैसे आप किसी को फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर यू विल रिफर टू मी एज अ टीचर के जिसने कैलकुलस पढ़ाया था, सो ये मेरा रेफरेंस बन जाएगा आपके क्लास के लिए कि दिस टीचर हु टॉट अस कैलकुलस फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों वेरिएबल्स को रेफर करने के लिए हमारे पास दो एक्सेस होते हैं और वो दोनों परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स के साथ, इनपुट वेरिएबल वो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है ये, ठीक है। जो आपको एक्स ये इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, सही है। एंड एंड दूसरा वेरिएबल जो y है आउटपुट, वो हमें इस तरह वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है, उसको रेफर किया जाता है या उसके लिए रिप्रेजेंटेशन उसकी वो होती है। और ये दोनों परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों के बीच में
जो एंगल होती है वो 9 होती है, मतलब ये इस तरह बिल्कुल एक दूसरे के वर्टिकल होते हैं। अच्छा, ये तो हमें चाहिए प्री रिक्विजिट या रिक्वायरमेंट के, अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की करनी है या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है फंक्शन को, तो अब करते कैसे हैं किसी फंक्शन को? वो एक कर्व बनता है इन दी शॉर्ट बॉटम लाइन, आखिरी कहानी में बता रहा हूँ। वो कर्व आता कैसे है किसी फंक्शन का? अगर इस कर्व के बारे में आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो दिस कर्व इज ए कलेक्शन ऑफ 1000 पॉइंट्स। ठीक है, वो आपस में ज्वाइन की हुई हैं। अब हम कर्व बनाने के लिए वो 1000 पॉइंट्स तो पहले नहीं बनाएंगे ना। ठीक है, तो क्या किया जाता है हिस्टोरिकली? ये किया जाता था कि चंद एक पॉइंट्स लिए जाते थे और देन उनको कनेक्ट किया जाता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरा एरो नजर आ रहा है? यस सर। ये एरो की मूवमेंट आपको नजर आ रही है? Yes, sir. ओके, यस सर। गुड। सो लेट मी सी, यहाँ पर डॉट होना चाहिए, इफ दिस इज द डॉट। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू कर्व आपको नजर आ रहा है ना, इस पे, ओ दिस इज टू मच, छोटा हो सकता है, हो गया। और इसकी फिलिंग भी अगर हम रेड कर दें, ग्रेट। ये एक पॉइंट है, काफी बड़ा बना है, आई मीन वी आर कॉन्स्टेंट, और तो कोई चीज है नहीं। ओके, दिस वन इज नाइस। ये एक पॉइंट रेड आ गया, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये दूसरा पॉइंट आ गया। ओ गॉड, ओके, इसको इस तरह मूव करते हैं, चलें। ये दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। अब अगर आप कहें कि सिर्फ थोड़े से पॉइंट लेके हमने ये कर्व बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स हों, तो इनको ज्वाइन करने का आप कंफ्यूज होंगे कि मैं कैसे ज्वाइन करूं, ऐसे ज्वाइन करूं, ऊपर से ज्वाइन करूं, या सीधा ज्वाइन करूं। ठीक है, सीधा ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगी, नीचे से करेंगे तो इस कर्व के बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगा, कहीं ना थोड़ा सा रफ बन जाएगा। सीधा तो लाइन ऊपर से यूं आएगा। तो एक और पॉइंट इसके बीच में आ, आ जाएगी, एक और पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पे। अब ये होगा कि पहली पॉइंट दूसरी के साथ कनेक्ट होगी, फिर दूसरी तीसरी के साथ। अब भी ये पहली और दूसरी को कनेक्ट करने के लिए लाइन को बहुत सारे तरीके हैं। स्ट्रेट लाइन, ऊपर से ज्वाइन करें, नीचे से ज्वाइन करें, क्या करते हैं, एक और पॉइंट, और वो हमारी फिर इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये प्रोसेस अगेन थोड़ा सा ना इनफाइनाइट बन जाता है कि भाई कितनी पॉइंट्स। आइडियली ये जो कर्व है फंक्शन का, दिस इज कलेक्शन ऑफ आर स्केचिंग ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स आइडियली। लेकिन आइडियल चूंकि कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, हम वर्कआउट करने के लिए कहीं ना कहीं पर अपने आप को रोक लेते हैं। 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, फिर उनको यूं स्केच करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक और पॉइंट मैंने यहाँ रख लिया, एक और पॉइंट मैंने यहाँ रख लिया, और फॉर एग्जांपल अगर आप इन पॉइंट्स को पेन और पेंसिल के साथ वाइट पेपर पे ज्वाइन करें, तो ये इस तरह का आपको जो नीचे एक कर्व जाता हुआ दिख रहा है, मोरलेस, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन इस जैसा कम से कम थोड़ा सा शेप मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी पॉइंट्स नजर आ रही हैं, 6। इसमें एक पॉइंट यहाँ ऐड कर दें, एक और पॉइंट, 8 पॉइंट से आपका इसका कर्व का एटलीस्ट जो वो शेप है या जो वो आइडिया है, वो आपको सामने आ जाएगा या मिल जाएगा। ठीक है, सही है, इज इट क्लियर? सो आइडियली, बट लेट मी समराइज, कर्व जो फंक्शन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं उसमें। लेकिन हम क्या करते हैं कि कहीं से चंद पॉइंट्स, 5, 8, 10 मैक्सिमम, वो लेके वो पॉइंट्स डॉट पहले बनाते हैं, फिर उनको यूं ज्वाइन करते हैं, तो हमें ये कर्व मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि वो पॉइंट्स आते कहाँ से हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दो वेरिएबल्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसमें दो वेरिएबल्स हैं, इनपुट और आउटपुट।
और उन इनपुट और आउटपुट्स को रेफर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो लाइंस थी, एक्स वर्टिकल के लिए, वाई को रिप्रेजेंट करने, सॉरी एक्स हॉरिजेंटल और वाई वर्टिकल। अब फॉर एग्जांपल एक पॉइंट या जो आपने 10 पॉइंट्स बनाने हैं तो वो आएंगे कैसे? वो अगर आपको होता यह है कि अगर फंक्शन इस फार्मूला के शेप में गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये होता है कि आप उस एक्स स्क्वायर से इस तरह के पेयर्स बना सकते हैं, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पेयर्स गिवन हो, 10, 15, 20, आप उन पेयर्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पेयर एक पॉइंट रिप्रेजेंट होता है कैसे? फॉर एग्जांपल ये जो तीसरी पॉइंट है ना, ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू वो वैल्यू है जो इसके बिल्कुल सीधी लाइन जाके टच करती है इस वर्टिकल y एक्सिस वाली लाइन पे, ठीक है, वो पेयर आपका इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह अगर x इज इक्वल टू 2 तो y आपका ये इस तरह की आप लाइन ड्रा करते हैं, दिस वन, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तो ये जो यहाँ y की वैल्यू होगी, दिस विल बी वैल्यू इन द सेकंड ऑर्डर पेयर, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर का जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये y की वर्थ की वैल्यू होगी, कितनी है, 2, 3, 4, जितना ऊपर जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो वो ऑर्डर पेयर इस एक पॉइंट को फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह 10 ऑर्डर पेयर्स गिवन होंगे। अच्छा, कहानी ये कि या तो वो गिवन होंगे ऑर्डर पेयर्स, या वो ऑर्डर पेयर्स आप खुद से बना सकते हैं अगर फंक्शन इस एक्सप्रेशन में गिवन है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या वाई इज इक्वल टू 4x, जैसे ये एग्जांपल थे, या वाई इज इक्वल टू x/2, ठीक है। या कभी कभी ये भी होता है कि फंक्शन बहुत सारी सिचुएशंस में हमें गिवन ही फंक्शन के फॉर्म में होता है, ओ सॉरी ग्राफ के फॉर्म में होता है, मतलब इस तरह का कर्व गिवन होता है, कोई ऑर्डर पेयर, कोई इक्वेशन, कोई फार्मूला नहीं, और इसको देख के ही हमें चीज़ों को जज या उस फंक्शन को या उस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लें कि हमें ये ग्रीन जो कर्व है आपको ये गिवन है और दिस इज सम फंक्शन, इसको इसको समझने का देखें तरीका ये है, अब आप भी देखें इसको, मैं भी गौर से देख रहा हूँ क्या हो रहा है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब इसके इनपुट्स अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं देना, तो फंक्शन की कुछ तबीयत ऐसी है, उसका कुछ प्रोसेस ऐसा है कि वो जो आउटपुट्स है ना वाई उसके जो निकल रहे हैं, जैसे जैसे एक्स से इनपुट्स आगे बढ़ते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, आउटपुट्स उसके ना डिक्रीज हो रहे होते हैं। कैसे पता चलता है? ये जो कि ये लाइन जो है ना कर्व की, ये नीचे जा रही है यहां तक, 1 तक, एक्स इज इक्वल टू 1 तक अगर इनपुट्स की वैल्यूज हैं, तो ये फंक्शन ऐसा कोई अजीब सा प्रोसेस है, या प्रोसेस है, हम इसको अजीब क्यों कहें, कि वो उन वैल्यूज को ना डिक्रीज करता है। जीरो पे y इज इक्वल टू, लेट से ये कोई वैल्यू सपोज करें 2 थी, तो वो 2 से डिक्रीज हो होके 1.5 या 1 तक आ जाती है आउटपुट्स की वैल्यू। फिर जब x इज इक्वल टू 1 देते हैं तो 1.5 या 1 आता है। फिर 1 से जब इनपुट्स की वैल्यू इंक्रीज होती हैं, 1.5, 2, 3, 4, 5, तो फिर वो फंक्शन उन इनपुट्स को इंक्रीज कर देता है। 2 दिया तो उसको इंक्रीज करेगा, 3 दिया तो और इंक्रीज, 4 दिया तो और इंक्रीज, ठीक है, 5 दिया तो और इंक्रीज, और इस तरह इंक्रीजिंग उसका मूड चला जाएगा फंक्शन का। तो इस फंक्शंस की ना दो तबीयतें हैं, 0 और 1 के बिटवीन फंक्शन वैल्यूज को डिक्रीज कर रहा है, 1 और उससे आगे वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है। फिर एक पॉइंट आती है यहाँ पर कि वो फिर अगेन डिक्रीज कर देता है, लेकिन आगे हमें कर्व नहीं है, आगे कर्व नहीं है। ये पॉइंट अगेन नोट करनी है कि ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की, ये अगेन लिमिटेड है, कि ये पूरी डोमेन या सारे इनपुट्स को रिप्रेजेंट करना मुमकिन नहीं होता, सही है।
तो मेरी अगेन आपको बात याद आ रही होगी कि ये जो पहली पहली रिप्रेजेंटेशन थी फार्मूला के शेप में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2x+10, या y इज इक्वल टू 4x, या जो भी फार्मूला या एक्सप्रेशन थी, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन होती है। उससे आप ऑर्डर पेयर्स वाली रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, ठीक है, और ये वाली भी बना सकते हैं, एरोज वाली, क्योंकि बहुत ही इसका लिमिटेड यूज होता है। उससे आप, अगर इक्वेशन गिवन है, ग्राफ भी बना सकते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ ब्रैकेट में, ग्राफ, ठीक है। बहुत कम फंक्शंस के लिए ग्राफ से वापस आप वो इक्वेशन बना सकते हैं। ऑर्डर पेयर्स गिवन हो तो उससे वो आप इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये ऑर्डर पेयर्स गिवन थे इस एग्जांपल में 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 एंड सो ऑन। इन ऑर्डर पेयर्स के लिए इक्वेशन बनाना इजी थी, क्योंकि ये नंबर्स हमारी कॉम्प्रिहेंशन में बहुत इजीली आ रहे थे कि ये इनपुट्स को प्रोसेस कर क्या रहा है भाई, स्क्वायर बना रहा है। अगर इन नंबर्स की जगह मैं यहाँ एक नई स्लाइड डाल देता हूँ। इसका टाइटल होगा इंटरचेंजेबल रिप्रेजेंटेशंस, नॉट ऑल फंक्शंस गिवन इन geometrical representation are easily, yeah, can easily represented in a equation, ठीक है, या फार्मूला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंसेस आपके पास ये वाले पेयर्स हैं, 3 डॉट्स। अब आप इनको पेयर्स को समझने की कोशिश करें। 1 1, और दूसरा पेयर है 2 7 3 9, और इस तरह के आगे पे। अब इन फंक्शन से आप जनरल फार्मूला नहीं बना सकते, भले इन फंक्शन इन पॉइंट्स को, अब ये हर पेयर जो है ना वो पॉइंट भी है, अगर आप इस पे इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें तो इन पे, तो इस इन ऑर्डर पेयर्स की तीन की ये जो ज्योमेट्री बनेगी, या जो ग्राफ बनेगा, या जो कर्व बनेगा, उसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेशन होती तो हम ये डॉट्स भी, ऑर्डर पेयर्स भी बना सकते थे, ग्राफ भी बना सकते थे, तो बहुत स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसकी वो इक्वेशन वाली है। वी गॉट लेस देन 1 मिनट, वी विल ज्वाइन। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी कि मैं फौरी तौर पे ज्वाइन करूंगा, ठीक है। 20 मिनट्स रह गए क्लास के, दो। लेट्स वेट फॉर एंडिंग दिस। आधी बीच में बात खत्म हो जाएगी फिर हमारी।